नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कृषि मेला। और कृषि मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसका नाम एग्री एक्सपो इंडिया है। मेले के आयोजक हमारे साथ हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे, जानना चाहेंगे इस मेले के बारे में। सर, कुछ जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों। जी, मेरा नाम गोविंद गोदारा है और मैं युवा उड़ान फाउंडेशन से आयोजक के रूप में हूँ। ये जो मेला है भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश और युवा उड़ान फाउंडेशन मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। साथ ही इन दोनों संस्थाओं के साथ ही मध्य प्रदेश कृषि मंत्रालय, साथ ही नाबार्ड, एमएसएमई और अन्य अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो कृषि से जुड़ी है, उन सभी का विशेष सहयोग रहा है। क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश के साथ ही आपको जानकर खुशी होगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे भारतवर्ष के अलग अलग किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही इसमें इंडोनेशिया और जर्मनी का 2 दल कल आने वाले हैं, 20-20 लोगों का, मतलब ग्लोबल लेवल पे हुआ है। तो निश्चिंत ही यहाँ बात करूँ मैं 3 तरह की चीज़ें होनी है: नव कृषि तकनीक, जैविक उत्पादन एवं कृषि ज्ञान सम्मेलन मेला। अब मैं तीनों को अलग अलग बताऊं कि है क्या। नव कृषि तकनीक की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ ही भारत की अलग अलग विभिन्न कंपनियां जो नव कृषि तकनीक की मशीनें बनाती हैं, लाइक आप ड्रोन हो, एक ऐसी हार्वेस्टर यहाँ लॉन्च होगी, आपको जानकर खुशी होगी जब आप थोड़ी देर बाद उस स्टॉल पर लेकर जाएंगे। पहले जनरली हम हार्वेस्टर को देखते थे तो वो केवल क्रॉपिंग करती थी और हमें फसल देती थी, और भूसा अलग की एक मशीन होती थी, भूसा निकालती थी। अब एक हार्वेस्टर यहाँ आज लॉन्च होने वाली है, पहली बार उसका इनॉग्रेशन होगा। वो मशीन काटेगी भी वही, क्रॉपिंग अलग देगी और एक ही मशीन से भूसा भी आपको देगा। इससे 2 चीजें होगी कि किसान भाइयों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और एक ही समय में दोनों ट्रॉलियों एक साथ से वो घर अपना उत्पाद ले जा, पशुओं के लिए भी और अपने घर के लिए भी। साथ ही नव कृषि तकनीक की बात करें तो अलग अलग कल्टीवेटर, रोटोवेटर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं जो किसानों को कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन भी देती है और उन्हें काम करने के साथ ही जो लागत मूल्य है वो घटाती है। अब बात करें जैविक उत्पादन की, नव कृषि तकनीक हुआ। जैविक उत्पादन की बात करें तो हम देखते हैं कि जिस तरह से अंधाधुंध हमारे भोजन में रासायनिकों का प्रयोग होता जा रहा है, दिन ब दिन कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रयास किया कि क्यों ना मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग जो जैविक उत्पादक हैं, उन उत्पादकों को एक मंच पर लाया जाए। होता क्या है कि चूंकि समाज का बहुत सारा एक वर्ग जैविक खाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि जैविक उत्पादन हो कहाँ रहा है। दूसरा, जैविक जो उत्पादक है वो बेचना चाहता है, उसे पता ही नहीं बेचना किसे है। तो जो एक डिमांड एंड सप्लाई की बहुत बड़ी गैप हो चुकी है, हमारा ये मंच उसी उद्देश्य से लेकर है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच का एक चेन क्रिएट हो, पुल क्रिएट हो, और उसी उद्देश्य में हम सार्थक भी हुए हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से एक जानकर सभी लोगों को, किसान भाइयों को खुशी होगी। साथ ही हमारा जो वर्ग है, जो उच्च वर्ग है समाज को, जो हम मानते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर का, मेरा किसान मेरा परिवार, एक हम यहाँ एक स्कीम लाए, स्कीम नहीं कह सकते उसे, हमारा एक योजना है। और हम चाहते हैं कि जो हर एक व्यक्ति इस धरती पर अन्न खाता है उससे किसान का शुक्रगुजार कर्जदार होना चाहिए। मेरा परिवार मेरा किसान, मेरा किसान मेरा परिवार, जो मेरा किसान है वो मेरा परिवार। अब इसको मैं डिस्क्राइब कर दूं, चूंकि हमारा फैमिली सीए होता है, हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, हमारा फैमिली मेंटर्स होते हैं, फैमिली सलाहकार होते हैं, पर जिस वजह से हम जिंदा है, जो हमारे थाली में भोजन देता है, वो हमारा क्यों नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेरा फैमिली फार्मर भी हो, मेरा किसान मेरा परिवार भी हो। हम वीकेंड में एक बार उसके खेत पर जाएं, उसके उत्पादों से सीधे जुड़ें। उसके घर में गाय है, हम सीधे भावनात्मक रूप से जुड़े, हमारी सेवा नहीं कर सकते। मान लो गाय की होता है, शहर में कंजेस्टेड होता है, जगह की कमी होती है, हम भावनात्मक रूप से उससे जुड़े, उसके खेत में जाए, उस गाय के लिए उसे बहन, बेटी, माँ के रूप में मानिए, लक्ष्मी, गौरी, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, उसके लिए भूसा, चारा, गुड़ की व्यवस्था कीजिए और उससे होने वाले उत्पादों को आप उपयोग कीजिए। 2 चीजें होगी, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही समाज को जो है शुद्ध और जहर मुक्त भोजन उसके थाली में खाने को मिलेगा। कुल मिला के किसान भाइयों, इस मेले में नई नई तकनीकें हैं, नए नए यंत्र हैं। सर, जैसा कि आप बता रहे थे, एक हार्वेस्टर के बारे में आपने बताया। अब हमारे साथ डॉक्टर देवेश पांडे हैं, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एग्रीकल्चर में। सर, आप भी कुछ जानकारी दीजिए। देखिए नितेश जी, ये जो एग्री एक्सपो हो रहा है, इसके जो मुख्य आयोजक हैं युवा उड़ान और भारतीय किसान संघ, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ये बिट्टन मार्केट का ग्राउंड है और आज का दिन जैसा कि वीकेंड है, सैटरडे है, तो जिस तरह की भीड़ को हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारे स्टॉल्स आए हुए हैं, इसमें शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं और काफ़ी एक जो बच्चे हैं उन्होंने अपने मॉडल्स बनाए हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के हैं एग्रीकल्चर के। उसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे आयुर्वेदिक
स्टॉल हैं, बहुत सारे कार्डियो और अलग उत्पादों के भी स्टॉल हैं। यंत्रीकरण की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारी ट्रैक्टर की कंपनियां हैं, या फिर कृषि से संबंधित बहुत सारी मशीनरी कंपनीज हैं, बहुत सारी मशीन्स। तो कुल मिला के ये एक भोपाल शहर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम देख ही रहे हैं यहाँ पर जैविक के बारे में भी बताया जा रहा है, जैविक से संबंधित स्टॉल भी लगे हुए हैं। जैविक के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। जैविक अभी एक तो व्याख्यान चल रहा था, तो उस व्याख्यान का पूरा विषय ही यही था, जैविक और प्राकृतिक खेती पे ही, आयुर्वेद आधारित खेती पे। तो वो पूरा एक सेशन ही चला, और जिसके माध्यम से किसानों के साथ साथ सारे ही वर्ग को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, जो व्याख्यानों को जिन लोगों ने सुना। और जैविक का जिस लेवल पे शुरुआत है, और भारत देश पूरा जिस स्तर पे 2023 में जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर का नेतृत्व जो अपना देश कर रहा है, तो उसको लेके हम लोगों ने भी किसान भाइयों के साथ साथ बाकी सभी वर्गों में इस संदेश को जारी करने का प्रयास किया भी अपने सेशन के माध्यम से, कि आप जैविक और प्राकृतिक खेती को नित्य निरंतर आप बढ़ाते जाएं, और जिससे ही किसान भाइयों की आय वृद्धि हो, या जो समुचित किसानों की समस्या है उसका समाधान संभव है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अब हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय किसान संघ से क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर साहब। अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। महेश चौधरी, भारतीय किसान संघ मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री। यह जो भारतीय किसान संघ है, शुद्ध रूप से किसानों की चिंता करता है, किसानों की समस्याओं के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान स्वावलंबी हो, और किसान स्वावलंबी होगा तो देश स्वावलंबी होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो ये जो मेला है, ये भारतीय किसान संघ और युवा उड़ान दोनों ने मिलकर, ये हमारा तीसरा मेला है। हम चाहते हैं कि जो जैविक किसान है, ये बनना चाहिए फैमिली फार्मर। हर परिवार का एक किसान जुड़ जाए, जो परिवार के पोषक खाद्यान्न की चिंता करे। परिवार रखने वाला सारा सब्जी, दूध, अनाज सब किसान से लिया जाए जो जैविक खेती कर रहा है। जैविक खेती करने वाले किसान से फैमिली वाला व्यक्ति जब सामान खरीदेगा तो उसको पोषक आहार मिलेगा, किसान भी समृद्ध होगा। तो इस मेले के अंदर अनेक सारे जैविक किसान जो अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से अच्छा उत्पाद पैदा करते हैं, वो यहाँ पर लेके आए हैं। ये प्रदर्शन एक तरह से ये एक माध्यम है किसान को और परिवार को जोड़ने का। हमारा ऐसा सोच इसके पीछे कि किसान फैमिली फार्मर बने किसी परिवार के साथ में। इसके साथ साथ नव तकनीक, हमारा देश कभी भी आधुनिकता का विरोधी नहीं रहा। हम चाहते हैं आधुनिकता का हम करें भारतीयकरण, फिर वो उपयोग करें। जो चीजें देश के हित में है, समाज के हित में है, धरती माता के हित में है, उनका उपयोग किया जाए। वास्तव में तो इस सारी सृष्टि का जो आधार है वो भूमि है। हम कहते हैं ना, अरे माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, अरे भूमि स्वस्थ होगी तो अनाज स्वस्थ पैदा होगा। तो स्वस्थ अनाज पैदा करने के लिए भूमि का स्वस्थ होना जरूरी है, और भूमि स्वस्थ रखने के लिए जैविक आदान, गाय का गोबर है, गोमूत्र है, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट हैं, ये सब लगना चाहिए। जो कृषि हमारी होती है, अनाज निकलने के बाद जो अवशेष बचता है, उस अवशेष का उपयोग करते हुए हम वापस फसल पैदा करते हैं।
इस प्रकार की तकनीक के माध्यम से हम सारे देश के अंदर आम व्यक्ति को जैविक खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसमें नई तकनीक भी हमारे सहयोगी है, किसान भी सहयोगी है और समाज भी सहयोगी है। पर आज जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा आग्रह है समाज के लोगों से भी कि वो या खाद्यान्न खरीदे यहाँ से और किसानों से जुड़े, और जब किसान पैदा करे उनसे खरीदे और खाए, वो स्वस्थ रहेगा। तो जैसा कि सर ने हमें बताया, सर का प्रयास यही है कि जो जैविक किसान है वो उत्पादन करें। जैविक खेती की आज की आवश्यकता है क्योंकि प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ गई है और रसायनों के लगातार प्रयोग से सर बहुत गंभीर बीमारियां हो रही हैं। तो रसायनों के प्रयोग का परिणाम है कि बिना सूर्य का तापमान बढ़े धरती के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही तेजी के साथ में। धरती का कार्बन है वो कम होता जा रहा है। रासायनिक खाद डालने के कारण, पेस्टिसाइड डालने के कारण जो अनाज पैदा हो रहा है वो जहरीला अनाज पैदा हो रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है जो बीमारी गांव में नहीं थी, किडनी, लीवर खराब होना, कैंसर, हार्ट अटैक, दांतों गिरना, बाल सफेद होना, परिणाम उसी का है। जो हम रासायनिक दवा डाल रहे हैं, दवा छीट रहे हैं, हमारे जो सहायक जीव है उनको मार रहे हैं, उसका परिणाम है कि देश भर जो है बीमारी से परेशान है। इसलिए वास्तव में हमारा देश जो हिंदुस्तान है ये जैविक खेती के माध्यम से कृषि को पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा और सारे मानव जाति के सुखी के लिए हम जैविक खेती करना चाहते हैं। कि हमारी संस्कृति कहती है जियो और जीने दो। जो जीव पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं हर जीव को जीने का अधिकार है। हम मारने वाले नहीं हैं। हमारी संस्कृति में कभी जीव नाशक नहीं बनाए, हमने बनाए हैं जीव नियंत्रण बनाए। हमने कभी कीड़े मारने वाले नहीं। हम कीट का नियंत्रण करना ये हमको सिखाया गया ऋषि मुनियों ने। वापस वो प्राचीन खेती हम करेंगे और समाज को और देश को समृद्ध बनाएंगे। तो जैसा कि सर ने कहा है, सर का कहने का तात्पर्य शुरुआत से यही रहा है कि हम आधुनिकता को अपनाएंगे, उससे हमें परहेज नहीं है। लेकिन जो हमारे किसान के भूमि में जो मित्र हैं, जैसे केचुआ एक उदाहरण हुआ सर जी, सहायक जीव जो है भूमि में खसर सहायक केचुआ है, अन्य सारे जीव खेत में होते हैं। आज जो किसान पराली जलाते हैं वास्तव में वो भी जलाते, पराली जलाने से, खेत में आग लगाने से अनेक सारे सहायक जीव जो हमारे नष्ट हो जाते हैं। आज दुनिया कह रही है कि अगला युद्ध जो होगा पानी पर होगा, तो वास्तव पानी गया कहाँ? पानी कहीं नहीं गया। जो पानी पहले गिरता था उतना पानी आज भी गिर रहा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जमीन हो गई कठोर, जो पानी गिर रहा है वो अंदर नहीं जा रहा, इसलिए जलस्तर नीचे जा रहा है और पानी अंदर जाएगा जमीन के अंदर जलस्तर ऊपर जाएगा। पानी आज भी उतना ही गिर रहा है पर सारा पानी बह करके समुद्र में पहुंच जाता है। जमीन का कठोर होना ये हर मामले का नुकसानदायक है। इसलिए भूमि सुधार ये सबसे बड़ा काम है। सॉइल हेल्थ, बिना भूमि की चिंता किए हम अच्छी फसल नहीं ले सकते। फसल अच्छी लेना है, भूमि का स्वस्थ होना जरूरी। जैसे माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, उसी प्रकार खाद्यान्न स्वस्थ होने के लिए भूमि को स्वस्थ बनाए रखना हम सबकी जवाबदारी है। वर्तमान में जो चल रहा है ग्लोबलाइजेशन, संतुलन असंतुलन होना प्रकृति के अंदर। 5 तत्व है भूमि, जल, अग्नि, वायु, हवा। सबका असंतुलन क्यों हो गया है? मूल कारण है पृथ्वी। सबका आधार ही पृथ्वी है और पृथ्वी को ठीक रखना है तो आवश्यक है गौमाता। गाय का गोबर, गौमूत्र ये धरती माता को स्वस्थ रखेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमें सर ने बताया और सर का जो प्रयास रहा है ये समझाने का कि जैविक खेती की तरफ किसान बढ़े और उनकी सहायता करने के लिए इस तरह के संगठन, इस तरह के कृषि मेले आयोजित किए जाते रहेंगे। हमारे साथ एक और विशेषज्ञ हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मैं शिवनारायण सिंह चौहान हूँ और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हूँ। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी पारी मैंने किसान के रूप में शुरू की है और किसान के रूप में शुरू करने का खास जो मकसद ये है कि जैविक उत्पादन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। आज का ये जो मेला है भारतीय किसान संघ और उड़ान दोनों के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया है और मेला आयोजित करने का मकसद जो है जैविक खेती और जैविक उत्पाद के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनका ध्यान आकर्षित करना। आप हम सभी जानते हैं प्रत्येक जीव की आवश्यकता होती है खाद्यान्न, बिना उसके जीव जीवित नहीं रह सकता है। खाद्यान्न हम अपने आदि अनादि काल से हमारा खाद्यान्न पूरा जैविक था, लेकिन बाद में फसल उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टि से हमने जो दूसरे केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह का उपयोग किया, उसकी वजह से जो हमारा मूल जो खाद्यान्न था, जो मूल मकसद था, उससे हम अलग हटते जा रहे हैं। आज जो हम जैविक खेती को जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि हमारी जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन में
में कोई रुकावट ना हो। जितना रासायनिक तत्वों के उपयोग से हमारा उत्पादन होता है, लगभग उसी गति से या उससे तेज गति से जैविक उत्पादों से उत्पादन हो, इस तरफ किसानों को आकर्षित करना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये इसका मकसद है। आप जानते हैं आज खेती में रासायनिक चीज़ों का और दवाइयों का, पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का इनका उपयोग किया जा रहा है। यदि खेत में आपने दवाई डाली, कीटनाशक डाला या खरपतवार नाशक डाला तो जहर है। जब जहर खेत में जाएगा और यदि वो खरपतवार को मारेगा, कीट को मारेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका असर पौधे में नहीं होगा, उसका असर पौधे में भी होगा और पौधे के माध्यम से फिर वो खाद्यान्न तक पहुंचेगा, खाद्यान्न के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचेगा और जब आम आदमी तक पहुंचेगा तो सारे नुकसान शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम सबको जैविक उत्पादन के प्रति, जैविक खेती के प्रति जागरूक होना चाहिए और उसी के लिए ये सब आयोजन किया गया है। तो जैसा कि सर ने बताया, सर का कहना ये था कि ये जो रसायन है जिनका हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, वह करते हैं कि कीटों का हम नियंत्रण कर सकें, कीटों को मार सकें, खरपतवारों को मार सकें। लेकिन आप विचार कीजिए, ऐसा रसायन जो खरपतवार को नष्ट कर रहा है वो हमारे पौधे को भी नष्ट करेगा। जैविक खेती का मकसद ये है, कीटों को मारना नहीं है, उनको नियंत्रित करना। यदि उनको नियंत्रित करेंगे, मरेंगे नहीं तो जमीन में जहर नहीं जाएगा। जहर नहीं जाएगा तो वही जहर हमारे पास नहीं आएगा। यदि मान लो हमने सोयाबीन में, गेहूं में या किसी में भी यदि मान लो हमने जहर डाला तो जहर उसको तो मारेगा, खरपतवार को। वही जहर पौधे में आएगा, पौधे के माध्यम से फल में आएगा, फल के माध्यम से हमारे पास आएगा। ये बहुत ही खतरनाक चक्र है। और जैविक चक्र क्या है, हमारे जितने पशु हैं उन्होंने घास खाया, जो कुछ खाया, ठीक है, और वो उसका जो उनका जो वेस्ट है, गोबर है, गौमूत्र है, वो खेती के लिए अमृत है। वो अमृत है, उससे खाद्यान्न बना, पूरा वो खाद के रूप में आया, खाद के रूप में वापस प्राणी के पास आया। तो कहीं ना कहीं ये उसमें कहीं भी जहर नहीं है। ये चक्र जो है प्रभावित हो गया है। ये चक्र प्रभावित हो गया। हाँ, ये चक्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, आज हमें जैविक के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें हमारे विशेषज्ञों ने दी और इस तरह के जो कृषि मेले हैं वो आयोजित होते रहने चाहिए। तकनीकों का प्रसार होना चाहिए, नई नई तकनीकों का प्रसार होना चाहिए, जैविक खेती का प्रसार होना चाहिए। किसान भाइयों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। किसानों को 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित। मध्य प्रदेश में 78% बोवनी पूरी। प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए 175 लाख का अनुदान। गेहूं में गेरुआ एवं कंडुआ रोग प्रबंधन और फफूंदी से बचाएं अंगूर। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। किसानों को 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित। टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि रासायनिक खेती व अन्य कारणों से मिट्टी की उर्वरक शक्ति का क्षरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का दौर भी है। ये परिस्थितियां देश के साथ ही दुनिया को चिंतित करने वाली हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव व विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में नीति आयोग द्वारा फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट जर्मनी से संबद्ध GIZ के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी होना गंभीर बात है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा, जो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। श्री तोमर ने बताया कि भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से भी काम कर रही है। 2 चरणों में 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देश भर में किसानों को वितरित किए गए हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत सरकार द्वारा अवसंरचना विकास भी किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रावधान है। अब तक 499 स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 113 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 8,811 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 2,395 ग्राम स्तरीय सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मध्य प्रदेश में चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई तेजी से चल रही है। इस वर्ष राज्य में गेहूं का रकबा कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
उनका लक्ष्य बढ़ाया गया है। अब तक मध्य प्रदेश में 108.61 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 78% है। वहीं गेहूं की बुआई में तेजी आई है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 124,77,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 139.06 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक 108.61 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 66.29 लाख हेक्टेयर में हुई है। राज्य की दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 18.60 लाख हेक्टेयर में हो गई है। अन्य फसलों में अब तक मटर 2.21 लाख हेक्टेयर में, मसूर 6.04 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी लक्ष्य से अधिक 13.46 लाख हेक्टेयर में हुई है। अलसी की बोनी 1.04 लाख हेक्टेयर में तथा गन्ने की बुआई 55,000 हेक्टेयर में हुई है। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने, प्याज की वर्ष भर उपलब्धता, मूल्य स्थिर रखने, सड़ने गलने से बचाने तथा उत्पादन के बाद प्याज का भाव घटने पर कृषकों को होने वाली हानि से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्याज भंडारण गृह निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत इस वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 10 जिलों में 50 मीट्रिक टन क्षमता के 100 प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए 175 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए 50% अनुदान मिलेगा। इसके लिए संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण द्वारा भौतिक वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया गया है। आवंटन के अनुसार इस परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिलों देवास, इंदौर, उज्जैन, रीवा, शाजापुर, सागर, धार, खंडवा, राजगढ़ और सतना को शामिल किया गया है। सामान्य, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुल 100 भंडार गृह के भौतिक लक्ष्य जारी किए गए हैं। वित्तीय लक्ष्यों में सामान्य वर्ग के लिए कुल 122.50 लाख, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 35 लाख और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 17.50 लाख, कुल 175 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित जिलों के कृषक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। गेहूं में 3 प्रकार की गेरुई लगती है: पीली गेरुई, भूरी गेरुई और काली गेरुई। इन रोगों का प्रबंधन कर गेहूं का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इस रोग की प्रतिरोधी किस्मों में यूपी 115, यूपी 2121, HD 2009, HD 2278, HD 2307, HD 2236, WH 147, HP 1102 हैं। इन्हें बोना चाहिए। इसके प्रबंधन के लिए जीनेब यानी डाइथेन Z78 का छिड़काव भी काली और भूरी गेरुई को रोकता है। इसी प्रकार कंडुआ रोग भी गेहूं में आता है। यह बीज जनित फफूंद रोग है। इसमें जब पौधे में बालियां आती हैं तो उनमें दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है और कुछ समय पश्चात पूरी बाली समाप्त हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर बड़ी सावधानी के साथ पॉलीथीन की थैलियों में बंद करके मिट्टी में दबा देना चाहिए। रोग रोधी WL 711, HD 2009, WL 410 आदि को बोना चाहिए। बीजों को 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से कार्बेक्सिन से उपचारित करना चाहिए। अंगूर का गुणवत्ता युक्त भरपूर उत्पादन लेने के लिए फसल को रोग मुक्त रखना जरूरी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी अंगूर में फफूंद जनित रोग के आने का समय चल रहा है। फरवरी तक इसमें प्रकोप बढ़ सकता है। यदि रात्रि का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तथा दोपहर का 24 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा आर्द्रता 60% हो तो इस अवस्था में रोग अधिक फैलता है। पत्तियों और शाखाओं पर रोग की फफूंदी हवा के द्वारा अवसर पाकर फैलती है। फफूंदी की क्रियाशीलता पर निरीक्षण करते रहें तथा पत्तियों और शाखाओं में दिखाई देने पर उसे काटकर नष्ट कर दें। बागीचे में सूर्य प्रकाश की व्यवस्था होनी जरूरी है। इसके बाद अप्रैल व अक्टूबर की छटनी के बाद रोग आ सकता है। ऐसी अवस्था में हेक्साकोनाजोल 0.05 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। फल तुड़ाई के 25 दिन पहले पहला छिड़काव ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम तथा दूसरा उसके 5 दिन बाद किया जा सकता है। अन्य रासायनिक रोगनाशी का उपयोग तुड़ाई के 1 माह पहले ही कर दें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।